नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। सीएए को लेकर जारी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए देश के लिए अच्छा नहीं और इसके लागू होने से 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। इन देशों में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक है और अगर 1.5 करोड़ भी आए तो रोजगार कहां से मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि भारत के लोगों के लिए पैसा नहीं है और ये पाकिस्तान के लोगों को यहां पर बसाना चाहते हैं। ये बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति है। केजरीवाल के जवाब में बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि विपक्ष को झूठ की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी को नौकरी का कोई खतरा नहीं। सरकार इससे पहले भी कई बार सीएए को लेकर रुख साफ कर चुकी है कि सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता जाएगी नहीं। पहले आपको सुनवा देते हैं अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर सवाल क्या उठाए और रविशंकर प्रसाद ने उसका जवाब क्या दिया। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, अफगानिस्तान से, और इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सीएए को लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। ये सबसे अहम सवाल जिस पर चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी कि सियासी फायदे के लिए शरणार्थियों के दर्द की अनदेखी क्यों की जा रही है। सरकार के बार बार कहने के बाद भी अल्पसंख्यकों को क्यों गुमराह किया जा रहा है, ये कहते हुए कि यह धर्म आधारित भेदभाव करने वाला कानून है। सीएए लागू होने से लोकसभा चुनाव पर कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, यूनियन लिस्टेड कानून लागू करने से राज्य आखिर कैसे इनकार कर सकते हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी या फिर साउथ के कुछ राज्य कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, इसको हम लागू नहीं करेंगे। धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। समीर चौगांवकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हाजिर खान भी, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप ही के पास आते हुए, जब लगातार सरकार ये कह रही है कि सीएए कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का, नागरिकता जाने का ये कानून नहीं है, तो फिर ये भ्रम, ये डर की स्थिति में टीएमसी खुद है या लोगों के बीच इसको फैलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार अपने सारे वादों पर फेल हो चुकी है। सरकार के पास में सच्चाई बयान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सरकार को जब बॉन्ड के बारे में पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल जाकर के जब थप्पड़ पड़ी है तब ये जवाब दिया है। तो सरकार नोटबंदी के मुद्दे पे भी ऐसे ही इन्होंने नोटबंदी लेकर के आए और अचानक से फैसला लिया। लास्ट में नोटबंदी आज के डेट में पूरे भारत की सबसे फेल अर्थव्यवस्था को खराब करने में, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए नोटबंदी को माना जाता है। मगर अभी ये सीए क्यों लेकर के आए, ये आपको सोचना है।
ये चुनावी जुमला जो छोड़ा गया है, इससे कितने लोगों को आप देंगे? आपके पास में कुछ डाटा है? कितने लोगों को आप सिटीजनशिप देंगे? कोई डाटा नहीं है। आपने जो कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। आप सोचिए, अगर मैं इस देश के अंदर में बांग्लादेश से आया हूं या पाकिस्तान से आया हूं, किसी भी देश से आया हूं, अगर मेरे पास में, अगर मैं आज उसमें इनरोल करता हूं, तो मैं आज इस देश का नागरिक नहीं रहता हूं, नंबर 1। जबकि मैं इसमें, मेरे पास वोटर कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास एक प्रूफ है। मगर जिस समय मैं उस पे अपना इनरोलमेंट करूंगा, उसी समय मैं इस देश की नागरिकता नहीं रहेगी मेरी चाहे अगर कोई नौकरी है सरकारी, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की, तो बंगाल के अंदर में एमएलए एमपी भी है जो मतुआ समाज, तो वो लोग भी है, ऐसे लोग हैं जो तो वो लोग कहां जाए? वो जिस समय में अगर अपना इनरोलमेंट करेंगे वो रहेंगे नहीं। बहुत सी बातें हैं जिसमें क्लियरिटी नहीं है। रही बात, आप बात करते हैं देश की, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, उसकी बात नहीं करते, मगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप श्रीलंका की बात नहीं करते हैं। अगर आपको हिंदुओं को लाना है तो आप मुझे जवाब दीजिए, 14 लाख से ज्यादा हिंदू आसाम के डिटेंशन सेंटर में आज भी बंद पड़े हैं सालों से। एक भी व्यक्ति, अगर देश के अंदर में जो कानून आता है, कानून किसके लिए होता है? देश की जनता को अच्छाई के लिए होता है। मगर देश की एक भी जनता, एक भी व्यक्ति के ऊपर में अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग विरोध, अच्छा कानून लाइए ना, कौन मना करता है? अच्छे काम में हम आपको सपोर्ट करेंगे, मगर आपको तो ऐसा ही काम करना है जिससे विभाजनकारी कौन से अच्छे कानून में पुरोहित जी सपोर्ट किया आपने केंद्र सरकार को? कौन सा अच्छा कानून लाने की तैयारी जब केंद्र की तरफ से हुई तो आप लोगों ने सपोर्ट किया और विरोध नहीं किया? मेरी बात सुनिए। हाँ, नहीं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मतलब कोई इन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं। अच्छा काम करे, पिछले 10 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया सर। ये काम अच्छा, आप बताइए, पॉलिसी की बात करिए आप मेरे से। हाँ। काम की बात नहीं, काम तो जो भी सरकारें आती रहेगी करते रहेंगे। मनमोहन सिंह ने जो 2009 में जो काम हुआ उसका उद्घाटन मोदी जी आज तक कर रहे हैं। हाँ। तो वो सब बात छोड़ लेकिन मनमोहन सिंह जी ने ही तो सीएए की बात की थी सर। सुनिए, मनमोहन सिंह जी ने सीएए की बात की थी बाकायदा, और इसको सपोर्ट उनकी तरफ से किया गया था और उनकी बाकायदा बाइट है सर। ये खुद उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने कहा था। आज कांग्रेस खिलाफत करती है, टीएमसी खिलाफत करती है। मैं ये क्यों ना पूछूं कि टीएमसी खिलाफत क्यों कर रही है? क्यों रोहिंग्याओं को बसाने की आपको और उनकी चिंता बहुत ज्यादा, इसीलिए खिलाफत कर रहे हैं कि आप लोग सीए का? आप पकड़ के डालिए ना। आप मेरी बात सुनिए, देश के अंदर यूनाइटेड नेशंस भी बोलता है कि आप धर्म के आधार पर विभाजन नहीं कर सकते हैं। आप धर्म के आधार पर किसी को सिटीजनशिप भी नहीं दे सकते हैं। भारत जो बना था कि धर्म के आधार पर भारत का नहीं बना है। 1947 में आप जाइए, 71 में जाइए, जब भी वहां पे बांग्लादेश या पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, जिनको भारत में रहना था वो भारत में आए और रहे। आज भारत की आबादी 140 करोड़ है और वही जनता मोदी जी तो आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है और एक समूह को इससे नुकसान होगा, एक धर्म को इससे नुकसान होगा। ये क्लियर है ना आपके हिसाब से? धनंजय गिरि जी, खाका क्या है ये बताइए। क्यों विपक्ष तैयार नहीं है? क्यों इसको लेकर राज्यों में विरोध हो रहा है? कैसे होगा? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इतने लोगों को आप ले आएंगे तो यहाँ की रिसोर्सेज जो कि यहाँ के लोगों के लिए ही कम पड़ती हैं, आप यहाँ के लोगों पर और भार डाल देंगे, कहेंगे कि आप इनको भी हम रखेंगे। कैसे होगा धनंजय गिरि जी? पूर्णिमा जी, टीएमसी का ये तेवर पुराना और इनका धंधा रोहिंग्या को लाकर बसाना, रोहिंग्या बसते चले जाए और इनके वोटर बनते चले जाए, ये इनका पुराना धंधा है। और इनको दर्द भी इसी बात का है, एक धर्म विशेष के लिए जो इनका दिल धड़क कर रहा है, वो एक धर्म विशेष के लिए धड़क रहा है, बाकी इनको कोई समस्या नहीं है। और ये करें धर्म के आधार पर। अरे भाई, आप स्कूल गए हैं कि नहीं, मनोहर पोथी पढ़े कि नहीं, क्लास में गए कि नहीं? 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। ये क्लियर कट धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो किस आधार पर बना? पाकिस्तान से अलग किस आधार पर हुआ? पैसा के आधार पर हुआ। पढ़िए, 2-4 बार ठीक से पढ़िए। अगर इतनी भी आपको नहीं समझ में आता है तो स्वयं प्रकाश जी, प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। प्लीज स्पीक एट योर ओन। नहीं, ठीक है, गलत बयान मत दीजिए। आपने मेरी पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम पैनल और चैनल पर तो कम से कम ये उम्मीद दिखाइए। अपने देश का जो संविधान है वो धर्म आधारित नहीं है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही काम किया जा रहा है। उस संविधान का भी आपने बंगाल में तार कर दिया। संविधान नहीं बनाया है, उस संविधान की धज्जियां आपने उड़ा रखी है। वो लगातार हर कोई कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, छोड़ दीजिए दूसरे को। जो कांग्रेस आपके साथ अलायंस में कर रही है कि बंगाल को दीदी ने बर्बाद कर दिया,
और ये नेता विपक्ष कौन कह निकल रहा कर है? है, कौन नेता कह रहा है? विपक्ष राहुल निकल गांधी कर कह रहा है कि है, अधीर कोई और रंजन कोई नहीं चौधरी कर आपके रहा। एजेंट बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, दीदी तृणमूल कांग्रेस ने से। जो बंगाल को सुनिए। जो पीड़ा दी है, जो बंगाल को आपने दंश दिया है, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी कह रही है। और दूसरी बात, आप क्या दिखाएंगे? दिखाने और छुपाने के लिए कुछ है आपके पास? आपने देखिए, बंगाल का क्या भारत हासिल के किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी की 70,000 केसेस हुए थे, 7,000 महिलाओं का उत्पीड़न किया था आपने चुनाव के बाद। बंगाल की जो को बदहाली के लिए जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस की बंगाल की जनता का जो बुरा हाल आपने किया है, उसके और लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। आपका क्लियर है, आपका एजेंडा क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, आपकी मानसिकता क्लियर है। आप चाहते हैं साफ शब्दों में, लेकिन धनंजय गिरी जी, लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं ना कि बीजेपी के लिए सीधे सीधे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जिनको लेकर आएगी, जिनको नागरिकता देगी, उनका वोट बैंक सीधे सीधे बढ़ जाएगा, और ये आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैं कहती हूं कि तकनीकी तौर पर आप बिल्कुल ठीक है। गिरी जी, मैं कुछ पेपर्स आपको भी दिखा रही हूं, पुरोहित जी को भी दिखा रही हूं, और कुछ मामलों में टेक्निकली आप पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि ये जो सेवेंथ शेड्यूल है आर्टिकल 246 के तहत संविधान का, जरा इसको पुरोहित जी आप भी देखिएगा, इसमें यूनियन लिस्ट है, यानी कि केंद्र के पास किन किन चीजों को लेकर कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें नंबर 17 पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सिटीजनशिप, बहुत क्लियरली सिटीजनशिप लिखा हुआ है, यानी कि नागरिकता को लेकर अगर कोई कानून बना सकता है, सुनिए पुरोहित जी, तो फिर वो केंद्र सरकार बना सकती है। तो राज्यों में विरोध करके मैं ये क्यों ना कहूं कि सीधे सीधे आप लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है नहीं सर, अधिकार है यूनियन के पास, केंद्र के पास, तो फिर क्या कह रहे हैं? नहीं, कैसे करिएगा सर? ममता बनर्जी कह रही है कि मैं किसी भी हाल में बंगाल में इसको लागू नहीं होने दूंगी, कैसे कीजिएगा सर? जिस निर्ममता से बंगाल को बर्बाद किया है, बंगाल स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बंगाल के हितों पर भारी पड़ रही है। बंगाल के बासिंदों पर भद्र पुरुषों का प्रदेश आज भाड़े के आए हुए भद्र पुरुषों की चिंता सुनिए। आज जो भद्र मचा रखी है, जो आप भद्र जन बंगाल का आज त्राही कर रहा है। अरे ये सब बात में क्या नहीं जानी है कि क्या इसके कहीं को भी अपना नाम बदलना पड़ेगा। अगर बंगाल में रहना है तो इनको भी अपना नाम और धर्म बदलना पड़ेगा। बंगाल की वो दुर्दशा कर रखी है ममता बनर्जी ने, जो सब कोई देख रहा है और सब कोई जानता है, और भाजपा नहीं कर रही है। ये तो खुद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं कि जो दुर्दशा इन्होंने की है। गिरी जी आपको रोकूंगी, लेकिन पुरोहित जी, सीधे सीधे जिस तरीके का विरोध इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, आप कर रहे हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप पॉलिटिक्स आप क्लियरली इस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है ना सर, संवैधानिक अधिकार नहीं है। समीर चौगांवकर जी, आपका इस पर मैं टेक लूंगी और उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी। समीर चौगांवकर जी, ये कैसा अधिकार राज्य पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं? सीधे सीधे अगर बीजेपी ये कहती है कि टीएमसी की सियासी जमीन खिसक रही है और इसीलिए ये विरोध हो रहा है, तो इसमें कहां गलत है बीजेपी? क्योंकि राज्य के पास अधिकार है ही नहीं कि वो इस कानून को लागू ना करे। देखिए, ममता बनर्जी ने सीएए का तो विरोध किया ही है। इसके पहले आपको याद होगा जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जब बंगाल के अंदर जब दायरा बढ़ाया गया था, तब भी ममता बनर्जी ने इस बात का विरोध किया था कि बीएसएफ को अधिक अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का विरोध इसलिए है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए बिना किसी रोक टोक के बंगाल में आना चाहिए। ममता बनर्जी का वोट बैंक मजबूत होना चाहिए। और शाहजहां शेख जैसे गुंडे जो बांग्लादेश से एक समय आकर पहले लेफ्ट में गए और फिर ममता बनर्जी की सरकार के नेता बनते हैं, तो यहाँ पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स एक जैसी नजर आती है क्या सर, दिल्ली में भी? बिल्कुल दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को लाके यहाँ पर बसा देंगे। कानून में साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि ये कानून बनेगा तो केंद्र सरकार लोगों को इनवाइट करेगी कि आइए हमारे देश में बसिए, हम आपको खाना पीना राशन देते हैं, नौकरी देते हैं, धंधा पानी देते हैं। केजरीवाल इतने पढ़े लिखे आदमी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें पता होना चाहिए कि सीए के कानून क्या है, उन्हें सब मालूम है। लेकिन देश की जनता को गुमराह करना, उनके बीच विभाजनकारी का राजनीति करना, और जो 1947 में बंटवारा हुआ था, उस मानसिकता को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल देश में फिर से लागू करना चाहते हैं।
देश की जनता को ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक भय डर का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं, एक समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यह बहुत घातक है। और केजरीवाल को, ममता बनर्जी को इस मामले को लेकर तुरंत माफी मांगना चाहिए। बटुआ समाज की आज बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बैठे, यह बताया कि इन्हीं के तो यहाँ से बटुआ समाज के कई सांसद बने 2019 में, 2018 में इनके सांसद बने थे बटुआ समाज के लोगों समाज के अंबर में इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से भी बटुआ समाज के नागरिक है ना। अगर जो लोग नागरिकता लेंगे, सुनिए, उन्होंने मांग की थी कि विदाउट डॉक्यूमेंट, उन्होंने आप पूरे तरह से बड़ी मां ठाकुर जिन्होंने धरना दिया था मान्यता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, उनकी एक ही मांग थी कि हम कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, हम भारतीय हैं, आप हमें मान्यता दें। भारत की सरकार के डॉक्यूमेंट है उनके पास, वो वोटर कार्ड है उनके पास। सुनिए, उनके जो विधायक है, उनके जो पार्षद है, मथुरा समाज को बहुत रिप्रेजेंटेशन है पश्चिम बंगाल के अंदर में, मगर और यहाँ की जितने भी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य साथी हो, वो सब प्रकल्प उनको मिलता है। तो वो तो अगर बिना डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं। आपका घर है, आपका घर होने से आप वोटर कार्ड मिलेगा। डॉक्यूमेंट दिखाने में ही तो सारी समस्या हो रही है, डॉक्यूमेंट दिखाने में ही तो समस्या। इसीलिए सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर बवाल क्यों है, और सीएए के बाद एनआरसी की बारी हो गई, तब आप क्या कीजिएगा? उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन और विरोध करते रहिएगा? क्या केंद्र तय करेगा ना कि लागू होना है या नहीं होना है? सर देखिए, देश के अंदर में जिस तरह का ये नफरत का माहौल, देखिए इनका धंधा ही नफरत का माहौल, नफरत का माहौल कौन बना रहा है? नफरत का माहौल कौन बना रहा है? पुरोहित जी, संजीव कौशिक जी, ये नफरत और धर्म से किसकी पॉलिटिक्स चलती हुई नजर आ रही है? कौन राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है? भ्रम फैला रहे, धर्म आधारित है सीएए। अरे किसने कह दिया धर्म आधारित? भाई नागरिकता किसी की नहीं जा रही यहाँ पर। सीएए के अनुसार नागरिकता दी जाएगी बाहर से आने वाले लोगों को, वो भी सिलेक्टेड है। उनके बारे में नहीं बात करेंगे। 19 लाख लोग हैं जिसमें कोई धर्म दूसरे धर्म के नहीं है। ठीक है पुरोहित जी, एक सेकंड रुकिएगा, पुरोहित जी प्लीज रुकिएगा। पूर्णिमा, सरल भाषा में इसे ऐसे समझा जाए कि आपके कमाई और आपके पैतृक संपत्ति में मेरा अधिकार हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। कैसा होगा कि एक दिन आपके पिताजी आए और कहे कि 4 लोगों को हमने गोद ले लिया है और आपके और आपके पैतृक संपत्ति और आपके सारी संपत्ति में एक 4 हिस्सेदार और बढ़ गए? कैसा होगा? आप एक्सेप्ट करेंगे क्या इसको? नहीं करेंगे ना। देश के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक है। सवाल यह है कि यदि आप ये हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी की नागरिकता ले नहीं रहे हैं, किसी को नागरिकता दे रहे हैं, कहाँ का नागरिकता दे रहे हैं? मेरे हिंदुस्तान का दे रहे हैं। और कहाँ के लोगों को दे रहे हैं? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। और ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वहां प्रताड़ित है इसलिए हम इनको नागरिकता दे रहे हैं। तो इस बात की गारंटी लेंगे कि 14 दिसंबर 2014 के बाद में कोई वहां प्रताड़ित नहीं होगा और वहां से कोई वापस नहीं आएगा यहाँ पे? और आएगा तो क्या करेंगे हम? इसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे हम? मजाक बना के रखें आप। ये देश है, सराय खाना बना दिया आपने। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ के लोग बिलाते फिर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बेहतर नहीं हो रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महंगाई चरम पे है। आपको चिंता पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की है? एक देश के वजीर आलम, कभी देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देश के अल्पसंख्यकों का सबसे पहले यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है। बड़ा है तो वो मचाया इन लोगों ने, और आप पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं। अरे कम से कम इतनी तो कुवत रखते कि यूएनए में ले जाके कम से कम अंतरराष्ट्रीय मंच पे आप इस बात को, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए ना। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत, देश के प्रधानमंत्री एक टेलीफोन कॉल पे 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं, पार्टियों से 2 देशों के लड़ाई को रुकवा देते हैं टेलीफोन कॉल पे। लेकिन वहां के अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना हो रही है, इस पर इनका बस नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो जहां जिस देश का है वही पे उसको अधिकार मिलेगा। कर रहे हैं उस देश का चेहरा मोहरा और उसकी नीयत को जो जहां जिस देश का है, वहां पर हिंदुओं की हालत जो कि अल्पसंख्यक है, वहां पर किस तरीके की स्थिति है समझते हैं क्या? धनंजय गिरी जी, सबको बुला लीजिए, धनंजय गिरी जी, सबको बुला लीजिए हिंदुस्तान में, सबको बुला लीजिए हिंदुस्तान में कि हमारी तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को बुला लीजिए हिंदुस्तान में। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तीनों देशों क्यों देना चाहते हैं ये? धनंजय जी, धनंजय जी जवाब दीजिए।
ये बात इनको बहुत मंजूर है, लेकिन इस देश का आपके खेल को देश की जनता समझ रही है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। देश की जनता बखूबी समझ रही है। कम से कम देश का नौजवान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। सबकी रोजी रोटी खत्म करके आप लगातार एक ऐसे ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इसका हिंदू मुसलमान से। जानबूझ के आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हमें हिंदू मुसलमान करना ही नहीं है। कोई भी हो, बाहरी है, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी बांग्लादेशी को, किसी भी अफगानी को यहाँ की नागरिकता क्यों दी जाएगी, ये बताइए। उनकी बात सुनने दीजिए। ये सुपारी किलर है, ये लोग सुपारी किलर है संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के सुपारी किलर आप लोग बने हुए हैं। केजरीवाल की संविधान का, लोकतंत्र का, सबका गला घोटने पे आमादा है आप लोग समझ रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। इस बहाने आप लगातार 10 साल तक इस देश में शासन किया है आप लोगों ने। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने कामों के लिए जाए लोगों के पास और कहें कि वोट दो हमें। नहीं है आपके पास कुछ, यही करेंगे आप चाहते हैं कि इस ट्रैप में हिंदुस्तान की जनता फंसे, नहीं फंसने वाली है और अपने हक के लिए बोलती रहेगी हिंदुस्तान की जनता। आप घुमाते रहिए। ममता बनर्जी क्या कर रही है, केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, क्यों आएगा हमारे घर में कोई एक आदमी 4 ऐसे कह रहे हैं कौशिक साहब की ममता बनर्जी ने रोक लिया, अरविंद केजरीवाल ने बाहरियों को रोक लिया। अरे विरोध तो करेंगे ना, घर दे दिया, वो बारी नहीं थे, उनके लिए बारी का टैग नहीं था। अब जो आएंगे वो बारी है। जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री कौन है? जिम्मेदारी जो बाहरी आए वो 2014 के बाद सबसे ज्यादा रोहिंग्या आए हिंदुस्तान में। जब ये प्रधानमंत्री जी बने हैं तब आए हैं। कौन बॉर्डर की सुरक्षा करता है इसके बारे में बात करेंगे। अरे बीएसएफ कौन है? देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा कौन करता है? और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये रोहिंग्या और बाहरी म्यांमार से लोग आए हैं। लेकर धनंजय जी आपसे बहुत ब्रीफ में एक जवाब लूंगी। पुरोहित जी मैं आ रही हूं आपके पास। पुरोहित जी आप ही के पास ये सबसे बड़ी बात, और धनंजय जी इसका आप भी जवाब दीजिएगा बाद में, कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही है शरणार्थी, उनके दुख दर्द की। बिहार में ये ममता मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये ममता इतनी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों आती है? नहीं देखिए पूर्णिमा जी, आप जो बात कर रहे हैं, देश के अंदर अगर आप किसी को नागरिकता देते हैं, अगर किसी को भी नागरिकता देते हैं, आप दीजिए, आपके पास अधिकार है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, आप दीजिए, कोई हम मना नहीं करते हैं। मगर किसी एक भी व्यक्ति की नागरिकता जाती है, उसका जवाबदेही कौन होगा? जो नागरिक है, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटर कार्ड है। मेरी बात सुनिए, आप जब कह रहे हैं तो उनको फैक्ट्स के साथ रखिएगा सर। आपको व्यूअर्स सुन रहे हैं, आपकी बात को मानने वाले लोग हैं, आपको समझने वाले लोग हैं। किसकी जा रही है ये बताइए जरा मुझे। जरूरत है दोनों कान खोलने की, और आपके दिल अगर धड़कता है सिर्फ रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ वक्फ बोर्ड को दिए जाने वाला पैसा अच्छा लगता है, और मस्जिदों को दिया जाने वाला पैसा ही अच्छा लगता है। वो तमाम लोग जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं अगल बगल के देश में, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये टीएमसी का मूल कल्चर जो है तोड़ मरोड़ कांग्रेस के जो नेता प्रकाश पुरोहित जो है, ममता दीदी की इस निर्ममता से भारतीय संस्कृति को बंगाल भद्र पुरुषों के नहीं, मैंने तो ये भी पुरोहित जी सवाल पूछा ना कि आपने कहा नागरिकता किसी की जाती है तो हमें तकलीफ है। मैंने पूछा किसकी जा रही है, किसने कह दिया कि नागरिकता चली जाएगी? व्यवहारिक रूप से आपके संस्कार को संसार देख रहा है। किसने कहा कि नागरिकता जाएगी सर? आपने जो मटिया मेट कर दिया, जो बर्बाद कर दिया, ये सब लोग देख रहा है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बंगाल भद्र जनों का की जनता जानती है आपने उसे मोदी की जो जनों का प्रदेश बना दिया। तो आपके कल्चर में जो वल्चर पैदा किए हैं, आपके कल्चर में वल्चर को जो वल्चर पैदा हुए हैं, उसे भी देश देख रहा है और दुनिया देख रही है। और पक्ष विपक्ष नहीं, निष्पक्ष भी लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो भी इतनी दूर नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कुछ और नाम रखेंगी। आप उसके लिए भी निश्चित है, आप उसकी भी तैयारी मानसिक रूप से कर चुके होंगे, और इसी रास्ते पर आप चल भी रहे हैं, और इसी रास्ते पर बंगाल को आप चला भी रहे हैं। हमारी मानसिकता है, सुनिए मेरी बात, हमें नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही की सरकार है, इसी रास्ते पर बंगाल को लेकर के चल रहे हैं। को यहाँ पे पछाड़ा है, तो इसलिए आप क्या पसंद है, क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रदेश चाहते हैं, ठाकुर जो आपके लिए सत्ता समाज के जो सिर्फ सत्ता है, दीदी को बुला के पूछिए कि उनकी नागरिकता किस देश की है और वो कैसे विधायक बन गए। इलीगल आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप बीएसएफ को काम नहीं कर देते, पुलिस को काम नहीं कर देते, सुनना नहीं है और सारे जवाब नहीं दे रहा, करते रहिए देश के सामने में। सीएए के मुद्दे पर आपकी 900 सीटें जो अपनी बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपकी सीटें खत्म हो गई है।
शाहजहां नहीं है, पता है, या आप फिर अपनी जो जमीन खोते जा रहे हैं। तस्कर है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोती जा रही है। ये नरेंद्र मोदी के फैसले नहीं, ये आरोप तो पुरोहित जी आप पर लग रहे हैं कि आपकी जमीन खिसक रही है और इसीलिए आप राजनीति। मेरा सुनिए, बड़ा फैक्चुअल सवाल था पुरोहित जी। पुरोहित जी, मेरा बड़ा फैक्चुअल सवाल था। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा। मुझे सिर्फ आप ये समझा दीजिए, मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि अगर सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हम इसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? पुरोहित जी, ठीक है, धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और उसके बाद समीर सर आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं लगातार कि जो राजनीतिक जलछुद राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो दिल्ली में मौजिन को और मस्जिदों के इमामों को पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड को सैकड़ों करोड़ दे रहे हैं, जो ताहिर हुसैन के यहाँ बम और गोले और तमाम चीजें मिलती हैं, कोर्ट कहता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिस तरह के लोगों को पाला जा रहा है, जिस तरह के लोगों को बसाया जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स को बसाया जा रहा है, और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं कहा तो क्या करेंगे? इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल देंगे क्या? धनंजय जी, बंगाल में बस रहे इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल देंगे क्या? चिंता तो इनको इसी बात की है ना कि नागरिकता चली जाएगी, तो क्या करेंगे? इनको बाहर निकाल देंगे क्या? यही काम आप कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी, ये काम आप बंगाल में यही कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। कोई आज की बात नहीं है। किसी को देनी है, आप दीजिए, और ये आप नहीं कर रहे हैं। ये आपके कांग्रेस पार्टी तरह से ये वन साइडेड, सुनिए सुनने की क्षमता नहीं है क्या? सुनने की क्षमता नहीं है क्या? कि सुनने की क्षमता नहीं है? सच्चाई नहीं सुन सकते आप? झूठे लोग हैं आप लोग, झूठ बोलने वाले लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, देश को खड्डे में डालने वाले लोग हैं। सच्चाई सुन नहीं सकते हैं। खाली टीवी चैनल में बैठ करके आपको भगवत करना है देश की जनता को। संकट में हिंदू शरणार्थी, अरे हिंदू शरणार्थी देखिए, हेडलाइन देखिए, संकट में हिंदू। आप मेरे पास चलिए, कौन सा हिंदू शरणार्थी है जो कहा संकट में? धनंजय जी, मैंने स्ट्रेट सवाल पूछा, आप कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को ये ले आए। मैं ये पूछ रही हूं कि क्या कीजिएगा इन इलीगल माइग्रेंट्स, सो कॉल्ड, इनकी नागरिकता इनको बाहर निकाल देंगे क्या आप लोग सीए लाकर? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले बात तो ये है कि 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, उनके पुनर्वास और नागरिकता के बाधाओं को दूर करने के लिए, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए सिवी और दधीची की परंपरा को आगे बढ़ाया। समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं समझ में आ रहा? आसाम के डिटेंशन सेंटर में हिंदू क्यों है? वो हिंदू नहीं है क्या? आपको प्रॉब्लम है, ठेकेदार बने आप, बोलने की बीमारी है। सब बताइए कि आसाम में 14 लाख लोग जो हिंदू ठेकेदार, हिंदू जो है इस तरह की बीमारी है सेंटर में, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? स्वयं प्रकाश जी, किसकी जवाबदेही बनेगी? किसकी जवाबदेही बनेगी? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और 14 लाख हिंदू वहां पे डिटेंशन सेंटर में सड़ रहे हैं, मगर आपके जो एक तरफ अमित शाह के बेटे हैं वो क्रिकेट चला रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन बनकर बंगाल में। ठीक है, तो ये तरह का जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात मत करिए कि गुजरात को तो बनाएंगे हम एकदम विश्व का नंबर 1 स्टेट। शरणार्थियों को लेकर ममता दीदी की अप्रोच इतनी सेलेक्टिव क्यों हो जाती है? मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। बाहर से जिन पीड़ितों को लाने की बात हो रही है, उनके लिए आपका दर्द कुछ नहीं है। सेलेक्टिव नहीं, आप मुझे नहीं, आप जो बात आप जवाब सुनने नहीं है, जरा सुनिए। अब देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, चालू कर दिए, इनको बोलिए चुप रहेंगे, बहुत देर तक अपनी बकवास कर लिए, चुप करने के लिए। स्वयं प्रकाश, आप चाहते हैं आपके समय नहीं बोलूं, तो मेरे समय में क्यों बोलते हैं आप? जो सभ्यता आप दिखाना उम्मीद कर रहे हैं, वो सभ्यता दूसरे के समय भी रखिए। ये सभ्यता दूसरे के समय भी आपको समझ में नहीं आता है। दूसरे के समय में असभ्य हो जाता, असभ्यता ही सभ्यता है, और अपने समय में असभ्यता नजर आती है। और जब मैं कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं, बीच में आपको बोलने की क्या जरूरत? आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूं, अपने अपने टर्न पे अपनी बात कहें, लेकिन आप अपनी पार्टी का बेसिक तो मोदी जी ने सीए दे दिया है कि सीए के लिए आप लोग लड़ते रहो।
नहीं सीए का जो बात है, सीए जो भी सीए कानून जो लाया है 2019 के अंदर में केंद्र सरकार के चालू कर दिया, फिर इन्होंने चालू कर दिया अरे ये धनंजय जी सुनने की क्षमता नहीं है क्या? डर गए, इतना डर गए ममता बनर्जी के नाम से आप लोग, ममता बनर्जी के नाम से आप लोग इतना डरे हुए हैं कि आप लोग मतलब आप लोग प्रवक्ता को भी नहीं बोलने देंगे, प्रवक्ता को भी टीवी चैनल में बोलने नहीं देंगे। मोदी जी करेंगे। नहीं इस तरह से आप डिबेट मत करवाइए पूर्णिमा जी, 24 घंटा ऐसे लोगों को आप बुला करके टीवी में लगता है इनको बोलने का मौका नया मिल रहा है, खाली बकबक करना है। आप सवाल मुझसे करती है, जवाब भाजपा देती है। भाजपा के भी कैसे कैसे प्रवक्ता आए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नाम सुनते ही इनकी छटपटाहट हो जाती है। धनंजय जी प्लीज, आप रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे धनंजय जी। आपको समझ आ रहा है धनंजय जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पुरोहित जी। प्लीज सर, आपको मैंने भरपूर समय दिया है। धनंजय गिरी जी प्लीज बोलिए। पुरोहित जी फ्रीज हो जा रहा है सर, जैसे आपका टर्न आ रहा है आप एकदम फ्रीज हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं लौटती हूं आपके पास। संजीव जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट की तरफ, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हर बात पे ये ध्रुवीकरण जैसी बात क्यों होने लगती है? हर बात पे पोलराइजेशन जैसा एक परसेप्शन क्रिएट करने की क्यों कोशिश होती है? आप चाहे आप ओवैसी उठा लीजिए, आप बड़े बड़े तमाम नेताओं को उठा लीजिए, विपक्ष के नेताओं को उठा लीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हर बार जब भी कोई कानून लाने की बात होती है, फिर चाहे इससे पहले आप यूसीसी हो या अब आप देख लीजिए, इससे पहले कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये परसेप्शन और इससे अपनी राजनीति बढ़ाने की कोशिश क्यों होती है? देखिए पूर्णिमा, सच बात यही है कि जब आप क्रमवार जब इसको देखती हैं, सजाती हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। 19 के दिसंबर में ये कानून बना। आप देख रही हैं कि किस तरह से इलेक्शन से पहले इसको लाया गया। मुसलमानों को लेकर क्यों? मुसलमानों को लेकर क्यों? सीएए के बाद एनआरसी, इससे सटा हुआ एनआरसी की बात हो रही है। मुसलमान को लेकर क्या है ये? क्या कहना चाहते हैं आप? एनआरसी में क्या करना चाहते हैं और सीएए में क्या कहना चाहते हैं? दोनों में कोई तारतम्य नहीं दिखाई देता क्या? एक में आप उन अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान से जो बाहर है उसको लाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद में एनआरसी चर्चा तो कर ही रहे हैं ना, चर्चा तो कर ही रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का विरोधी इस कानून को क्यों कह रहे हैं? हम तो एक लाइन में ऑब्जेक्शन सिर्फ ये दे रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर बाहर के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए, और वो भी इस मात्रा में केवल यह बताते हुए बाहर के प्रताड़ित हिंदुओं के लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है। सबको बुला लीजिए, बाकी लोग वहाँ खुश हैं, कुटुंबकम की, लेकिन बाकी सारे लोग खुश हैं वहाँ पे, बाकी सारे लोग खुश हैं, खुशहाल है वहाँ पे, जो है फल फूल रहे हैं, या वो भी परेशान है, तो सबको बुला लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं आबादी है वहाँ पर। तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को बुला लिया गया, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई जगह नहीं है ना उनके लिए। बोलिए पुरोहित जी क्या कह रहे हैं? पुरोहित जी जी देखिए पूर्णिमा जी, देखिए बहुत ही ये हास्यास्पद लगता है कि ये कानून ऑलरेडी है। आप अगर कोई भी आप विदेश में भी जाते हैं ना, 3 साल 5 साल की टाइम लिमिट होती है, उसके बाद में वहां पे उनको नागरिकता दे दी जाती है। तो मगर भारत के अंदर में अगर एक संविधान बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने भी इसके ऊपर में बीच बचाव किया, अपनी बात डाली है कि आप देखिए देश के अंदर में एक कानून बनता है कि जिसके अंदर में धर्म के आधार पर आप कानून बना रहे हैं, एक धर्म के आधार पर। ये अपने आप में पूरे विश्व में आपको जवाब देना है। आप वसुदेव कुटुंबकम की बात आप लोग करते हैं, पूरा भूमंडल हमारा है इस पे, मगर इस पूरे भूमंडल के पेड़ पौधे जीव जंतु सब हमारे हैं, मगर माइनस मुस्लिम। ये कैसी सोच है आपकी? अरे क्रिश्चियंस की भी तो कंट्री है, क्रिश्चियन ऑलरेडी दूसरी कंट्री में, आपने क्रिश्चियंस को अलाउ किया है आपने, मगर आपका ये क्लियरिटी नहीं है इसके अंदर में। ये जो सीए का कानून, ठीक है, 10 सेकंड में धनंजय जी मेरे पास समय खत्म है, उसके बाद 10 सेकंड सब बस एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है धनंजय जी जल्दी से। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को सिर्फ इतना कह देना था कि सारे जहां से अच्छा शाहजहां हमारा, शाहजहां और शाहजहां जैसे लोग जो बताते हैं, जिस मुद्दे पर बात होती है उसका जवाब दीजिए ना। शाहजहां जेल में है, मगर डिबेट करने की जोड़ यही होना चाहिए, और यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है जो सामने दिखाई दे रही है। सच सुनकर ठीक है सर, ठीक है धनंजय जी, शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपका भी, कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।